गुड इवनिंग एवरीबॉडी। नर्मदा किडनी फाउंडेशन का मुख्य उद्देश्य है प्रिवेंशन ऑफ किडनी डिसीज, और किडनी डिसीज मेनली डायबिटीज इज द मेन कॉज। तो हम डायबिटीज को ही अटकाएंगे तो हम किडनी डिसीज को प्रिवेंट कर सकते हैं। और जितनी जानकारी हमें होगी उतना हम प्रोएक्टिव बनेंगे। तो जिनको भी हमने दूसरे सेशन में डायबिटीज कैसे प्रिवेंट करना वो बताया था, आज इस सेशन में हम बताएंगे कि अगर आपको डायबिटीज है तो आपको कैसे मैनेज करना है। जितनी जानकारी आपको होगी उतनी आप अच्छी तरह से मैनेज करेंगे। कई सारे पेशेंट्स हमको पहले बोलते हैं कि डॉक्टर काश मुझे ये मालूम होता, तो वो सिचुएशन नहीं आनी चाहिए। वही नर्मदा किडनी फाउंडेशन का एक वर्कशॉप के द्वारा उद्देश्य है कि हम आपको जानकारी दें। तो जिनको डायबिटीज है उनको कैसे एक्ट करना है उसके बारे में बताएंगे। डरने की चीज नहीं है, क्योंकि हम डर को पीछे धकेलेंगे तो आगे जीत ही है। तो हमें डर को पीछे करना है और एक्शन लेनी है। कई सारे डायबिटिक पेशेंट्स हैं, पेशेंट नहीं बोल सकती, वो डायबिटीज शुरू के तबके में एक डिसऑर्डर है। हमें उसको डिसीज नहीं बनाना है। तो अगर हम अच्छी तरह से देखभाल करेंगे तो हम हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। कितना एडवांस हुआ है पिछले 10 साल में डायबिटीज की ट्रीटमेंट को लेके, कि अगर हम सही तरह से शुरू में वो उसका इस्तेमाल करेंगे, अच्छी तरह संभालेंगे, तो कोई डायबिटीज पेशेंट्स को कॉम्प्लिकेशंस नहीं होना चाहिए। जरूरत है उसको पहले से संभालने की, अर्ली डिटेक्शन। अगर हम जानेंगे तो संभालेंगे, तो उसके लिए रेगुलर चेकअप जरूरी है। और डायबिटीज चेकअप इतना इजी है, सिर्फ एक ग्लूकोमीटर भी घर में हो हम टेस्ट कर सकते हैं, लेबोरेटरी में भी नहीं जाना पड़ता। तो जब हम टेस्ट करते हैं, जिनको डायबिटीज नहीं है, शुरू में फास्टिंग शुगर बढ़ता है। फास्टिंग शुगर अगर आपका 100 के ऊपर हो, खाने के बाद का लेबोरेटरी में देखें तो 140 के ऊपर है, और 3 महीने का एवरेज शुगर जो हम बताते हैं HbA1c, ग्लाइकोलेटेड हीमोग्लोबिन बोलते हैं, अगर वो 6.5 के ऊपर है तो हम डायग्नोस करते हैं कि आपको डायबिटीज है। पर अगर 6.5 के नीचे थोड़ा है तो आपको सतेज होने की जरूरत है, क्योंकि ये डिसीज ऐसा नहीं है, ये डिसऑर्डर ऐसा नहीं है कि सडनली आता है। ये बहुत प्रोग्रेसिव डिसीज है। शुरू में जो स्टेज रहता है उसमें अपना पेनक्रियास जो इंसुलिन बनाती है, वो ज्यादा से ज्यादा इंसुलिन बनाने की कोशिश करते हैं ताकि शुगर न बढ़े। पर जब शुगर बढ़ने लगता है, मतलब कि हमारा पेनक्रियास में जो सेल इंसुलिन बना रहे हैं वो 50% सेल बीमार है। बीमार को हम स्वस्थ कर सकते हैं, पर अगर वो बीमारी की अवस्था में भी कुछ नहीं करेंगे तो आगे डाउनहिल ही है। वो शुगर बढ़ता जाएगा, हमारे सेल्स को और डैमेज करेगा, और लास्ट में वो अपने सेल्स का डेथ हो, बीटा सेल्स जो पेनक्रियास इंसुलिन बनाती हैं वो डैमेज हो जाते हैं कंप्लीटली, बीमारी की अवस्था में से डेथ हो जाता है, और फिर कायम के लिए इंसुलिन लेना पड़ता है, और उनको कॉम्प्लिकेशंस भी ज्यादा होता है।
तो जब हमें डायग्नोसिस हो, मतलब ऐसा नहीं है कि अभी अभी डिसरेगुलेशन मेटाबॉलिज्म में चालू हुआ है। तो हमें सिम्टम्स के लिए वेट नहीं करना है। ज्यादातर अर्ली स्टेजेस में कोई सिम्टम्स नहीं रहता। यस, लेट स्टेजेस में जब शुगर बढ़ जाता है तभी हमें ज्यादा प्यास लगती है, हमें ज्यादा भूख लगती है। क्या? क्योंकि हमारे कोषों को एनर्जी नहीं मिल रही है, इंसुलिन कम है। तो इंसुलिन ही है जो हमारे कोषों तक एनर्जी ग्लूकोज पहुंचाता है। तो हमें भूख ज्यादा लगती है, प्यास ज्यादा लगती है, यूरिन ज्यादा जाता है। वो एक तरीका है कि बॉडी ट्राई करती है कि शुगर को किडनी यूरिन के मार्फत उसको बाहर धकेले। इसीलिए आप देखेंगे कि कई कई लोग को शुगर लॉस यूरिन में होता है तो वेट लॉस होता है, वजन बाद में कम हो जाता है। और तभी जाके जब इन्वेस्टिगेशन करते हैं तभी मालूम पड़ता है कि ये तो शुगर ज्यादा हो गया था, उसकी वजह से वेट लॉस हुआ। लेट तबक्के में ऐसा भी होता है कि अपने नसें जो रहती है, नर्व्स रहती है, उसका कवरिंग रहता है। जैसे इलेक्ट्रिक वायर का कैसे कवरिंग रहता है, वैसे नसों के ऊपर भी कवरिंग रहता है। वो कवरिंग खराब हो जाने की वजह से हमें नमनेस, पाँव में झंझनाटी होना, वो कोई सिम्टम्स होता है, पर वो भी लेट तबक्के में होता है। कभी कभी इन्फेक्शन पाँव में होता है, तभी जाके शुगर चेक करते हैं, तभी मालूम पड़ता है कि ये शुगर बढ़ गया, शुगर बढ़ जाने की वजह से इन्फेक्शन होता है, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स होता है। तो ये सब सिम्टम्स के लिए हमें वेट नहीं करना है, हमें रेगुलर अपने आप को चेक करना है। अगर हम चेक रेगुलर करेंगे तो हमें हमारा पेनक्रियास, जो इंसुलिन फैक्ट्री है, वो पेनक्रियास को हम स्वस्थ रखेंगे, उसको टायर्ड नहीं करेंगे। वो ट्राई करते करते टायर्ड हो जाता है। तो जरूरत है हमें हमारी पेनक्रियास के बीटा सेल की स्ट्रेंथ बढ़ाने की। अगर वो स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे तो इंसुलिन जाके अपने कोष का दरवाजा खोलेगा, उसमें एनर्जी ग्लूकोज जाएगा और अपने सेल्स स्वस्थ रहेंगे। और अपने ऑर्गन्स, ऑल आर मेड अप ऑफ सेल्स, हमारी पूरी बॉडी को एनर्जी की जरूरत है और वो एनर्जी हमें एक ग्लूकोज देती है और इंसुलिन अपने सेल्स में ग्लूकोज को एंट्री देता है। अगर हम इंसुलिन को नहीं करेंगे तो क्या होगा? ग्लूकोज रहेगा ब्लड में और ये इंसुलिन काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि उधर फैट लग जाता है, जंक लग जाता है। वो चावी इंसुलिन होते हुए भी शुरू में काम नहीं करती और अंदर सेल को कोई न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता। तो ये स्थिति नहीं आनी चाहिए। ये स्थिति आएगी तो सेल्स खराब होंगे, अपने ऑर्गन्स खराब होंगे और कॉम्प्लिकेशंस चालू होंगे। तो दो चीज से तकलीफ होती है, फैट जो इंसुलिन रेजिस्टेंस करती है और हमारा पेनक्रियास जो इंसुलिन फैक्ट्री है उसको हम उसके आजू बाजू ग्लूकोज एनवायरनमेंट, हाई ग्लूकोज एनवायरनमेंट नहीं देंगे तो वो इंसुलिन अच्छी तरह से पैदा कर सकेगी। सो एक्सेप्ट द डिसीज, हमें डिसीज को एक्सेप्ट करना है। कई लोग बोलते हैं नहीं नहीं अभी अभी हुआ है, मुझे हो ही नहीं सकता, वो एक्सेप्ट ही नहीं करते। और जब हम एक्सेप्ट नहीं करते तो हम एक्शन नहीं ले सकते। तो हमें ये डिसीज को एक्सेप्ट करके उसके साथ फ्रेंडशिप करेंगे तो जाके हम ये सब कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड कर सकेंगे।
कई पेशेंट्स हमारे हैं जो पिछले 10 साल से बहुत ही अच्छी तरह हमारा शुगर मैनेज करता है, दवाई रेगुलर लेता है, अच्छी तरह चेकअप करते हैं और उनको दवाई भी बढ़ानी नहीं पड़ती है। और एक कोविड पेंडेमिक में और एक ध्यान रखने की जरूरत है कि डायबिटीज जिसका कंट्रोल में नहीं है वो एट हाई रिस्क है, उनको इन्फेक्शन जल्दी लगता है और कोविड वायरस खुद कभी-कभी इंसुलिन जो बनाते हैं वो सेल को डैमेज करता है। तो किसी को ड्यूरिंग कोविड जब इन्फेक्शन होता है तभी शुगर बढ़ता है और ये इन्फेक्शन में कभी-कभी डॉक्टर्स को कई दवाइयां देनी पड़ती हैं जिससे भी शुगर बढ़ता है। तो हमने पिछले महीने में कई सारे ऐसे पेशेंट देखे जो हॉस्पिटल में एडमिट थे, उनको उधर इंसुलिन दिया जाता था पर पेशेंट को मालूम नहीं था और घर पे आके उन्होंने चेकअप नहीं किया और इंसुलिन और उनका शुगर काफी बढ़ गया था। तो ये एक जानकारी होनी जरूरी है कि हमें अगर कोविड है तो बाद में इंसुलिन शुगर चेक करना जरूरी है, क्योंकि अगर हाई रखेंगे तो कोविड के कॉम्प्लिकेशंस भी ज्यादा होते हैं और तो वो समझ होनी जरूरी है। दूसरी चीज, वंस डायबिटिक, आर यू ऑलवेज डायबिटिक? यस और नो। अगर जो हम शुरू के तबक्के में उसको पकड़ लेंगे तो हम उसको रिवर्स कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार डायबिटीज हुआ तो ऑलवेज डायबिटिक है रहेंगे। यस, पर लेट स्टेज में चालू किया जब हमारी फैक्ट्री की कैपेसिटी कम हो गई है इंसुलिन बनाने की, तो फिर वो कायम के लिए रहता है। तो एक बहुत ही अच्छी स्टडी हुई थी लंदन में जिसमें उन्होंने कई डायबिटिक पेशेंट जिसको 5 साल से ज्यादा डायबिटीज की हिस्ट्री नहीं थी उनको लिया पेशेंट को और उन्होंने क्या किया और फिर उन्होंने देखा कि 1 साल में आधे लोग को डायबिटीज चला गया, उनकी दवाइयां बंद कर दी और फिर भी शुगर अच्छा रहा। तो ये एक इम्पोर्टेंट मैसेज है कि अर्ली डिटेक्ट करो, अच्छे से संभालो और अच्छी लाइफस्टाइल करो ताकि हम रिवर्स भी कर सकते हैं उसको, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग डायबिटीज ओबीस पेशेंट में रहते हैं। तो हम कॉज को ये करेंगे तो हम जरूर उसको मिटा सकते हैं। आपने देखा होगा कई पेशेंट्स को बेरियाट्रिक सर्जरी के बाद शुगर चला जाता है क्योंकि हम उसका कॉज को नाबूद करते हैं। और कई सारी हेल्दी लाइफस्टाइल तो करनी ही है, पर कई सारे एंटी डायबिटिक एजेंट्स भी अभी आए हैं जो हमें वेट लॉस करने में मदद करता है। कई सारे एजेंट से पिछले 5-10 साल में आए हैं जो हमें यूरिन के जरिए शुगर निकाल देगा, जो हमें जो भूख ज्यादा लगती है उसको कम कर देगा, ताकि हम ये प्रोसेस को रिवर्स कर सकते हैं, वेट लूज कर सकते हैं और बेरियाट्रिक सर्जरी जैसा हम इफेक्ट ला सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया कई सारे एजेंट्स हैं, ये जो इंजेक्शन है जो उस क्या होता है डायबिटीज पेशेंट को, क्योंकि ज्यादातर ओवर न्यूट्रिशन से होता है तो वो उनका स्टमक जो बलून के जैसा है वो बड़ा हो जाता है, जिससे और जब तक वो पेट भरे नहीं तब तक सेटिस्फेक्शन नहीं होता है।
तो ये जो एजेंट्स हैं, जो जिसमें नीडल भी नहीं दिखती है, वंस अ वीक इंजेक्शन लेते हैं, तो उससे हमें सेटिस्फेक्शन अच्छा मिलता है। जो हमारा पेट 3 घंटे में खाली हो जाता है, वो 6 घंटे तक रहता है। तो हमें गड़ी गड़ी खाने की इच्छा नहीं होती है, हमें सेटिस्फेक्शन अच्छा मिलता है और वो वेट लॉस करने में मदद करती है। जैसे बेरियाट्रिक सर्जरी में स्टमक का थोड़ा पार्ट निकाल देते हैं, जैसे स्टमक जल्दी से फिल अप हो जाए और हमें भूख ना लगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है गुड ग्लूकोज कंट्रोल। अगर हम शुगर को कंट्रोल नहीं रखेंगे तो वो पेनक्रियास के जो सेल्स हैं उसको और कमजोर कर देगा और वीक हो जाएगा। और गुड शुगर कंट्रोल मतलब क्या? कई लोग सिर्फ फास्टिंग, सुबह में शुगर चेक करते हैं, नॉर्मल है, पूरा दिन कुछ नहीं करते और फिर ऐसे इसमें रहते हैं कि मेरा शुगर तो अच्छा ही है। हम ऐसा नहीं बोलते कि आप रोज चेक करो, पर रेगुलरली चेक करना चाहिए और अलग अलग टाइम पे चेक करना चाहिए। हम फास्टिंग करते हैं और 3 बार खाना खाते हैं। 3 बार खाना खाने के 2 घंटे बाद अगर हम चेक करें तो ग्लूकोमीटर में 120 to 180 तक रहना चाहिए। तो ये हमारा टारगेट है। जिसको डायबिटीज अभी अभी आया है, इनिशियल स्टेज में महीने में 1 बार भी करेंगे तो चलता है। जिसको डायबिटीज कई साल से है उनको ये वेरिएबिलिटी ज्यादा रहती है, उनका शुगर ऊपर नीचे ज्यादा होता है, तो उनको थोड़ा फ्रीक्वेंटली चेक करना पड़ता है। कभी आप देखेंगे कि इसमें लो होता है सुबह में, फिर क्या करते हैं वो लोग? चॉकलेट खा लेते हैं, डॉक्टर को नहीं बताते, चॉकलेट खा लेते हैं, बोला मुझे ठीक लग गया, तो फिर उनमें शुगर एकदम से फिर बढ़ जाता है। आज ही मेरे पास एक पेशेंट एडमिट हुआ जिनका शुगर सुबह में लो था, उन्होंने खजूर खा लिया और अभी एडमिट हुआ तभी उसका शुगर 500 था। दैट मीन्स वो कई साल से उनको डायबिटीज है और उसमें वेरिएबिलिटी ज्यादा है। तो कभी कभी हमारा HbA1c जो 3 महीने का एवरेज है वो नॉर्मल रहता है, पर अगर आपका शुगर लो होता है तो मतलब आपको वेरिएबिलिटी है, लो होता है, हाई होता होगा तो एवरेज ज्यादा ठीक रहेगा। तो उसके लिए हम एक रेकमेंड करते हैं कि एक ग्लूकोज सेंसर आता है, बहुत ही अच्छी चीज है जो आपको बिना प्रिक किए आपका पूरा शुगर का प्रोफाइल आपको बताती है। तो ये एक पेनलेस प्रोसीजर है, ग्लू से स्टिक होता है, ये एक सेंसर है, ये रीडर है। तो इसमें साथ में रखेंगे बाजू में तो उसमें ग्राफ दिखाएगा और इसमें चिप रहती है जो डेटा स्टोर करती है 14 दिन के लिए। और जब पेशेंट हमारे पास 14 दिन में आते हैं या 7 दिन में कोई आते हैं तब अभी हम एक ग्राफ निकालते हैं। तो आप देखेंगे पेशेंट में कितनी वेरिएबिलिटी है, ऊपर नीचे जा रहा है। तो आप फास्टिंग में देखेंगे तो नॉर्मल ही लगेगा, पर कई टाइम पे शाम को 350 से ऊपर है। तो ये हमें माहिती इस सेंसर से मिलती है। और ये जो वेरिएबिलिटी है वो भी एक रिस्क है डायबिटिक कॉम्प्लिकेशंस का। चाहे आपका HbA1c नॉर्मल हो, पर ग्लाइसेमिक वेरिएबिलिटी इटसेल्फ एक एडिशनल रिस्क फैक्टर है आपका डायबिटीज कॉम्प्लिकेशंस करने में। तो हमें हमारा ग्लाइसेमिक वेरिएबिलिटी ये सेंसर यूज करने से मिलती है।
अगर आपको वेरिएबिलिटी है, शुगर कम होता है, तो ए सिम्टम्स आते हैं। किसी को स्वेटिंग होता है, किसी को जस्ट भूख लगती है, किसी को डिजीनेस लगता है अगर फिर भी नहीं खाया, चक्कर आते हैं, कोई कोई लोग गिर जाते हैं। तो हम सभी पेशेंट्स को ये सलाह देते हैं, सभी डायबिटीज पेशेंट को जिसको लंबे टाइम से डायबिटीज है, कि आप एक कार्ड रखो। कभी कभी आप अकेले बाहर जाते हैं, तो अगर आपके पास कार्ड होगा, आप अनकॉन्शियस हो गए, ड्राउजी हो गए, तो किसी को मालूम पड़ना चाहिए कि ये डायबिटिक है, तो वो शुगर दे सकते हैं। तो आपके फैमिली मेंबर का नाम और आपके डॉक्टर का नाम लिख के एक ऐसा कार्ड बना के आपके पॉकेट में होना चाहिए। और अगर जो ऐसे एपिसोड्स आते हैं, तो आप तुरंत डॉक्टर की सलाह लो। सिर्फ चॉकलेट खा के उसको टालो मत, दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए कई सारी दवाइयाँ, कई सारे इंसुलिन अवेलेबल हैं, शॉर्ट एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग, तो वो हिसाब से डॉक्टर आपकी दवाइयाँ, आपके इंसुलिन वगैरह सेट कर सकते हैं, ताकि आपको ऐसा एपिसोड दोबारा ना हो। कई कई बार जैसे मैंने बोला कि कभी पेशेंट को डायबिटीज नहीं रहता है, और कोविड में कुछ और कोई और डिसीज हो जिसमें कई दवाई लेनी पड़ती है, तो तभी शुगर ज्यादा बढ़ जाता है, तो हमें इंसुलिन देना पड़ता है। पर ऐसा मत समझो कि एक बार इंसुलिन है तो ऑलवेज इंसुलिन लेना पड़ेगा। कई लोग डर जाते हैं, नहीं नहीं इंसुलिन नहीं लेना है, वो फिर कायम के लिए रह जाएगा। तो ऐसा उन लोग के लिए कायम के लिए रह जाता है जिनका पेनक्रियाज इंसुलिन बिल्कुल नहीं बनाती, उनको कायम के लिए इंसुलिन लेना पड़ता है। पर जिनको कई कारण की वजह शुगर बढ़ गया है, या तो इनिशियल स्टेज में जब ये डिटेक्ट ही नहीं हुआ हो, और जब बहुत ज्यादा बढ़ गया तभी मालूम पड़ा हो, तभी हम शुरू में इंसुलिन देते हैं, ताकि वो बीटा सेल को और स्ट्रेन ना पड़े, उसको रिकवरी होने का चांस मिले। अगर हम दवाई देंगे तो उसको ज्यादा और ओवरवर्क करना पड़ेगा, और वो रिकवर इतना फास्ट नहीं होता है। इसीलिए हम कभी कभी इंसुलिन देते हैं थोड़े टाइम के लिए। और वही मैं बताना चाहती हूँ कि ये डायबिटीज एक डायनेमिक प्रोसेस है। जो दवाई 1 महीने पहले है, इनिशियल स्टेज में जो अर्ली डायबिटिक है, उनकी दवाई उनको 3 महीने में फॉलोअप किया तो चलता है। पर कभी कभी जिसको ज्यादा वेरिएबिलिटी है, उनको रेगुलर और जल्दी फॉलोअप करना पड़ता है, ताकि हम जो भी कंसर्न है उनकी, उसको हम दोबारा रिपीट ना करें, और उनका जो इनएडिक्वेट ट्रीटमेंट था उसको हम एडिक्वेटली ट्रीट कर सकते हैं। एक ही व्यक्ति का ये सेंसर चार्ट है जो 2019 में आया था। तो पहले हफ्ते उनका ये शुगर प्रोफाइल आप देखिए कितना हाई था, और फिर धीरे धीरे उनको दवाई दी, उनको 1 हफ्ते के बाद बुलाया, फिर उनका ये चार्ट देखा, वो हिसाब से हमने दवाई एडजस्ट की, और यू कैन सी that after 1 week the same person, we could really manage the sugar so well that glycemic variability भी उनकी कम हो गई। ग्लूकोज कंट्रोल के अलावा हम ये भी देखते हैं कि आपका वेट कंट्रोल में रहे, ऐसा एजेंट को यूज करें ताकि वेट बढ़ने न दे। आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहे, लिपिड्स कंट्रोल में रहे। जिनको डायबिटीज है उनको उनकी जो खून की नलियां हैं वो खराब हो जाती हैं। तो अगर उनको टोबैको भी इस्तेमाल करते हैं तो ड्यूअल रिस्क रहता है, और उनको गैंग्रीन होने का चांस ज्यादा रहता है, तो हम उसके लिए काउंसलिंग करते हैं। और इम्पोर्टेंट थिंग,
ड्यूरिंग योर रेगुलर फॉलोअप हम चाहते हैं कि अगर इन केस कॉम्प्लिकेशन की शुरुआत हुई है, जैसे किडनी में डैमेज होना, तो पहले यूरिन में प्रोटीन जाने लगेगा। तो वही तबक्के में हम अगर कुछ कर पाते हैं, देयर आर मेडिसिन, वो अगर दे देते हैं तो फिर भी हम यू टर्न थोड़ा ले सकते हैं। तो हम रेगुलर फॉलोअप में वो देखते हैं कि इनिशियल स्टेज में ही हम कॉम्प्लिकेशन को पिकअप करें। हम एडवाइस करते हैं कि आप आपकी आंखें भी रेगुलरली चेक करवाओ, हर साल में एक बार, ताकि आंखों में जो डैमेज होता है वो शुरू के तबक्के में पकड़ ले। कभी कभी किसी को खून की नलियां फट जाती हैं और सडन ब्लाइंडनेस आ जाता है। और दूसरी चीज मैंने बताई कि डायबिटीज में नसें खराब हो जाती हैं, तो हमें सेंसेशन नहीं रहता, तो हम उनको एडवाइस करते हैं कि आप अपने पाँव के नीचे आप हर रोज आप चेक करो। कभी छोटा सा भी वुंड होगा, पेन नहीं देता है, तो फिर उसमें इन्फेक्शन होने का चांसेस रहता है और फिर उनमें और कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाते हैं। तो ये सब चीज भी डायबिटीज वाले मरीज को करना चाहिए। अगर हम ये सब चीज करेंगे तो हम हमारे पेनक्रियास को एक्टिव रखेंगे। पेनक्रियास न केवल इंसुलिन बनाती है, वो एक दूसरा हार्मोन भी बनाती है जिसको हम ग्लूकागॉन कहते हैं, जिसके जरिए हम फास्टिंग कर सकते हैं। हम उपवास क्यों कर सकते हैं? क्योंकि वो हार्मोन हमारे लीवर के साथ मिला हुआ रहता है, हमारे लीवर को बोलता है कि आप ग्लूकोज रिलीज करो। हमारे मसल में जो स्टोर रहता है ग्लाइकोजन का, हमारे लीवर में रहता है, उसको धीरे धीरे रिलीज करता है। तो ये इंसुलिन और ये दूसरे हार्मोन का इतना अच्छा अपने बॉडी में तालमेल रहता है कि हमारा शुगर, जो डायबिटीज नहीं है, अगर आप कितना भी मीठा खाओ आपका शुगर नहीं बढ़ेगा। अगर आप उपवास भी करो तो भी आपका शुगर वो ही रेंज में रहेगा। तो बहुत ही अच्छा तालमेल हमारा काम ये हमारा पेनक्रियास करता है। अगर हम उसको संभालेंगे तो हम इंसुलिन अच्छा बना पाएंगे। इंसुलिन अच्छा बना पाएंगे तो हमारे ऑर्गन्स भी स्वस्थ रहेंगे, जो पूरे सेल्स से बना हुआ है, और हम अच्छी हेल्दी लाइफ जी सकेंगे। तो इट इज टाइम टू टेक एक्शन एंड मेक अ फ्रेंडशिप विद डायबिटीज। डरना नहीं है, उसे उसको फ्रेंडशिप करना है और उसे संभालना है अच्छी तरह से। अगर हम वो करेंगे, अगर हम एक्सरसाइज को यस बोलेंगे, हेल्दी ईटिंग को अच्छा करेंगे, एंजॉय करेंगे लाइफ एंजॉय करना मतलब खाना ही ऐसा नहीं है। हम एक्सरसाइज में, हम गेम्स में, हम म्यूजिक में वो भी एंजॉय कर सकते हैं। हमें अच्छे से मॉनिटरिंग करना है, और कई सारी दवाइयां हैं जो आपके डॉक्टर आपके फॉलोअप में बताएंगे, वो हिसाब से हम एडजस्ट करेंगे तो हम इस सब कॉम्प्लिकेशंस से बच सकते हैं और हम हेल्दी हैप्पी लाइफ जी सकते हैं। तो ये हुआ हमारा डायबिटीज कैसे मैनेज करने का, उसके बारे में। हमें डाइट के बारे में बताएंगे, पर वो हम नेक्स्ट टाइम 4th सेशन में बताएंगे। उसमें आपको कई सारी जानकारी हम देंगे कि कैसे हम डाइट से डायबिटीज मैनेज कर सकते हैं। तो अभी आपको कोई भी सवाल है तो हम नाउ वी कैन डिस्कस। हम चाहते हैं कि एक इंटरैक्टिव सेशन हो, और यहाँ मैं शेयरिंग स्टॉप करती हूँ। तो आप अपने आप को म्यूट करके सवाल पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब नमस्ते। नमस्ते। संजीव मेहरा बोल रहा हूँ। यस। मैं किशोर भाई के साथ मैं आपके पास में आता रहा हूँ। राइट।
डॉक्टर साहब, ये डॉक्टर प्रमोद त्रिपाठी कोई कोई है पूना में, और ये कहते हैं कि ये डायबिटीज को रिवर्स करते हैं। इनकी क्या थियरी है? आपको कुछ इनकी नॉलेज है? नहीं, मतलब आप जो जैसे मैंने बताया कि अगर हम इनिशियल शुरू के तबक्के में है, अगर हम पेनक्रियास के आजू बाजू जो फैट है उसको कम करेंगे, अगर हम शुगर को वैसी तरह कंट्रोल करेंगे तो हम कर सकते हैं। जैसे यूके में जो बड़ी स्टडी हुई है, पहले 5 साल में वो पॉसिबल है। नको जाओ दे, माल नको 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 नहीं, तू नहीं खाएगा। So, एक अर्चना जी ने पूछा है कि व्हाट इज द प्रोसीजर टू बिकम अ मेंबर। तो आप रजनी बाई को कांटेक्ट कर सकते हैं। रजनी बाई का नंबर है 9819158138। Can I repeat it? 9819158138। Yes. Yeah, this is Rafiq Syed. Yes, Rafiq. Doctor, I want to know that catch what you have said for diabetes program. I didn't. Patch to be put. Hello, I cannot hear you properly. Sir, your mic is having some problem. Please keep it near to your mouth. मैसेज Or you can text it. रफीक जी, आपका मैसेज कर दो। मैसेज, आवाज डिस्टर्बेंस है आपका। म्यूट करो। नहीं, आप बोल सकते हैं। बोल सकते थोड़ा हो। गैप से बोलिए तो सुनाई देगा। डायबिटिक लगाया था मैंने 5 साल पहले, तो हर साल लगाना चाहिए कि किस तरह से करना चाहिए? डायबिटिक सेंसर। हाँ, सेंसर पैच। या हाँ, तो कभी कभी अभी अगर आपकी वेरिएबिलिटी ज्यादा है तो जैसे मैंने बताया कि डायबिटीज एक डायनेमिक प्रोसेस है। जरूरी नहीं है कि हमारा 3 महीने के पहले जो शुगर था वैसे ही प्रोफाइल अभी रहे। अगर आप अच्छे से कंट्रोल करते हैं तो ज्यादातर रहता है, पर जिसको वेरिएबिलिटी ज्यादा है उनको फ्रीक्वेंटली लगाना पड़ता है। कभी कभी हमारे ट्रांसप्लांट पेशेंट हर 14 डेज में सेंसर लगाते हैं, क्योंकि उनकी बाकी की दूसरी जो दवाई रहती है ट्रांसप्लांट की वो रिड्यूस होती है, तो उनको वो अच्छा लगता है कि घड़ी घड़ी प्रिक नहीं करना पड़ता। पर जिनका दवाई सब स्टेबल है उनको दे कैन पुट इट वंस, फिर रेगुलरली ग्लूकोज मॉनिटर करते रहो। और ग्लूकोज मॉनिटरिंग में अलग अलग टाइम पे अगर जो अच्छा रहता है तो फिर कोई चिंता की बात नहीं है। अगर उसमें फ्लक्चुएशंस रहता है तो फिर एक बार वापस लगा के आप देख लो कि वो हिसाब से आप दवाई एडजस्ट कर सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर। वेलकम। हेलो हेलो, डॉक्टर जी, मूलचंद व्यास। यस। मेरे को पिछले 12-13 साल से डायबिटीज है। हाँ। और इंसुलिन लेता हूँ दिन में 3 बार। मॉर्निंग में 8 लेता हूँ, दोपहर में 6 पॉइंट लेता हूँ और रात को 4 पॉइंट लेता हूँ। मेरा डायबिटीज नॉर्मली रहता है 114 से 120 के अंदर ही रहता है 5 किलो। अच्छा है अगर आपका ठीक रहता है, पर आपको लो भी नहीं होना चाहिए। इससे नीचे नहीं जाता कभी। हाँ, 119-15 से नीचे कभी नहीं जाता। वेरी गुड, वेरी गुड। तो आप मॉनिटर करते रहिए। नहीं, पर आई हैव किडनी पेशेंट आल्सो। माय किडनी पॉइंट इज वेरी हाई, 10.8 creatinine point। आपका क्या हाई है? किडनी creatinine। हाँ, तो कभी कभी मैंने बताया था लास्ट उसमें कि जब क्रिएटिनिन बढ़ता है तभी अपना बॉडी का इंसुलिन का मेटाबॉलिज्म
मेटाबॉलिज्म स्लो होता है तो इंसुलिन की जरूरियात कम होती जाती है, आपको हाइपोग्लाइसीमिया का चांसेस ज्यादा रहता है, तो वो हिसाब से हमें इंसुलिन एडजस्ट करना पड़ता है। कभी कभी जो इंसुलिन पे रहते हैं उनका इंसुलिन किडनी डैमेज के बाद बंद भी हो जाता है, तो किडनी डिसीज के साथ इंसुलिन का मेटाबॉलिज्म काफी ऑल्टर होता है। तो अभी मेरे को क्या इंसुलिन बंद कर देना चाहिए? वो अभी हम ये वर्कशॉप में नहीं बता सकते इंडिविजुअल केस, आपको आपके डॉक्टर की सलाह लेनी और बाकी सब रिपोर्ट्स भी डॉक्टर को देखना पड़ता है। थैंक यू। Hello, doctor. This Yes. is Tarun Desai. Yes, Tarun. See, my question is, to treat diabetes, there are different types of drugs. Yes. And each drug is doing different function. It behaves differently. So Right. in this workshop, would you be talking about what drug to use in which condition and to which patient which treatment will work? There are drugs to reduce the glucose output from the liver. There are drugs to make pancreas work even more at the cost of it, but to secrete more insulin. There are drugs to remove the sugar from the urine so that pancreas has to work less. So there are many drugs, and I said there is one agent which reduces your appetite and it gives you more satisfaction so that you lose weight, your requirement goes down. So there are many agents which work at different sites and we need to balance that. If we give only insulin, sometimes they put on a lot of weight because insulin से weight बढ़ता है. So we need to balance the drugs and insulin in some patients who require insulin so that the insulin requirement goes down, and looking at his weight, and also overall we have to balance the things. Have I answered your question, Tarun? But would you be yeah, to some extent. I was looking for some sort of a chart which says this type of drug, this is how it works, and these are the disadvantages, you know. So would there be some summary available somewhere? See, it will be difficult person to understand, but in the last slide of mine, I had given the name of the medicines which are available. And even insulin is not one type. There are short acting, there are ultra short acting, there are intermediate acting, there are long actings. Okay. Because sometimes a drug is given and that is not working on the patient, and then another drug is added, but the drug which is not working is not removed. Is not removed. Yeah. See, there are some drugs which do not have very high effect on the glucose, but it reduces the variability. So sometimes we keep that drug, it will not reduce your sugar very fast, but it helps in reducing variability. Okay. Okay, thank you, doctor. Welcome. Any other question? Hello. Yes. This is Kirti Gandhi. Yes, Kirti bhai. When we take post-lunch reading, is it important that it should be within 2 hours, or if it is 3 hours also it is okay? See, what happens that normally in normal condition, usually in 2 hours, it comes down to the normal stage. When we eat, even if you are not diabetic, it comes down, it goes to 200 random sugar and it comes down in 2 hours. In 2 hours, if it is not taking, we sometimes recommend
कि the medicines that you are taking, keep more gap between your medicine and meal so that it is available, the insulin is available when you are eating, when your food is entered in the system. So that is how we can judge. And the sensor gives the best idea ki how long does it take for the medicines to act. Sometime after 2 hours, it is at a high peak, your sugar. Sometime takes 4 hours to act. And in this case, if we increase the medicine at 4 hours, after 4 hours, they feel hypoglycemic. So instead, if we increase the gap between the meal and tablet, we can, sort out the problem. So if we take after 3 hours, it is okay? The reading would be... Yeah, but then you won't get the idea कि ये 3 hours में क्या हुआ. Okay. Hmm. Because just now I took the reading, that is after, Yes. after 3 hours after post lunch, the reading has come to 116. Very good, very good. Is there any other question from anyone? So next workshop, we will be talking about the diet, and Zamrut Patel will be taking you all through, and she will guide what to do when you have diabetes, what type of food. She will give the basic concept, and she will also say कि अगर साथ में और कोई प्रॉब्लम हो तो डाइट को कैसे मॉडिफाई करे.